जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। वेलकम टू बीएमसी भागलपुर। एक बार पुनः आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। मैंने बताया था कि पेपर वन जेट से रिलेटेड जो 45 डेज का मेरा कोर्स है यूट्यूब पे फ्री में, तो उसमें 2 लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड किया था। ये तीसरा लेक्चर है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इसके बाद चौथा लेक्चर हम लोग इस पर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल लाइव क्लास भी मेरा चल रहा है स्टोर पे, बैच जो मेरा है ऐप पर कोर्स में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरी कोर्स जो है डिटेल से बताई जा रही है। इसमें तो क्योंकि यूट्यूब है तो समय का एक रिस्ट्रिक्शन है और उतना थी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक होता है यहाँ भी हम आपको चाह रहे हैं कि इतना चीज दे दिया जाए कि जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाए। इसके पैरेलल एक शॉर्ट वीडियो भी आपको डाला जा रहा है जिसमें जो है कुछ फैक्ट दिया जाता है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का, जो आपको नोट कर लेना है, उसको 1-2 बार देख लेना है जिससे कि आपके मेमोरी में आ जाए और उसको फिर एग्जाम में आसानी से उस पर आधारित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। तो आज ये तीसरा लेक्चर, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर जो है अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। एक है लेक्चर 1, एक लेक्चर 2। हमने हुआ तो प्ले स्टोर में रख देंगे उसको, तो वहां से आप लोग देख लेना। पहला है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दूसरा है हायर एजुकेशन से रिलेटेड बताया था कि पहले जमाने के एजुकेशन, गुरुकुल शिक्षा सिस्टम और अभी जो चल रहा है वो, और फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो शिक्षा होगा, ऑनलाइन शिक्षा, इसमें क्या परेशानी है, क्या फायदा है, क्या लाभ है, इसके बारे में मैंने 2 लेक्चर। तीसरा आज टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है, फाउंडेशन ही है, उसमें टीचिंग से रिलेटेड जानकारी ही हमको आपको शेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस करेंगे। गूगल पे लाइव आएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे और मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे को, ठीक है, लाइव आएंगे। लंबा क्लास होगा 1-1.5 घंटा का, तो उसमें सारे लोग आप लोग जुड़िएगा, हम टाइम मेंशन कर देंगे। तो जो लोग भी पेपर 1 से रिलेटेड है तो लाइव आके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा कि कैसे आपको 100 क्वेश्चन का वो होगा क्लास। मोटा मोटी 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे उसको सॉल्व करा के, और उसके बाद हम लोग अगला यूनिट की तरफ, रिसर्च जो है एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो टू द पॉइंट आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में है ये शिक्षण अभिरुचि है, केस कुछ 45 डेज, डे 3 है जेट बेट यूजीसी नेट के लिए। और ये मेरा कोर्स पेड, ये ऐड है जेट पेपर 1 पेड कोर्स। ये कोर्स आप खरीद सकते हो और बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। इसका प्राइस आप देख लेना ऐसे होगा कहीं। यस 317 है, उसमें भी 50% डिस्काउंट है, तो लगभग 150 के आसपास आपको ये आएगा। कोर्स तो बहुत कम है और पूरा 10 यूनिट की तैयारी हो जाएगी, तो इससे कम क्या हो सकता है। तो आप लोग इसको कर लोगे तो इसमें लाइव क्लास भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, टेस्ट भी होगा, तो बहुत सारा चीज अभी से लेके एग्जाम तक आपको सारा चीज अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, ये जेट ऐड है, यहां से आपकी शुरू होती है। जो आपका शिक्षा मूल तत्व है, शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर चर्चा किए हुए हैं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक शिक्षार्थी सहायक सामग्री, शिक्षक सुविधा, अधिगम वातावरण, संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियां, शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, शिक्षण सहायक सामग्री, पारंपरिक, आधुनिक और आईसीटी, मूल्यांकन प्रणाली। ये मोटा मोटी टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का सिलेबस है। ये 7 यूनिट में हमने डिवाइड किया है, ये आपका सिलेबस है। इसमें हम लोग शिक्षण के बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यही 7 यूनिट से 7 जो टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा भी। तो आइए टू द पॉइंट। आज हम लोग शिक्षा पर है, शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ है, इसे सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है, लेकिन एनटीए परीक्षा पैटर्न के अनुसार परिभाषा पर सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाते, फिर भी अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं। डायरेक्ट एजुकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि आप बीएड में पढ़े हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा 6 धातु से बना होता है ना, जिसका अर्थ होता है सीखना, तो बहुत सारा चीज, सब चीज आप पढ़े हुए, तो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी इसका कुछ अवधारणा है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कुछ बड़े बड़े जो महापुरुषों ने या बड़े बड़े जो शिक्षा क्या कहते हैं एडुकेटर थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनका एक कथन है जो कि आपको कभी कभी पूछ देता है, ये कोट करके ये किसका दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो उसी के बारे में ये बताया गया। ये एक फंडामेंटल चीज हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा, शिक्षण और अधिगम आपस में गहराई से जुड़े हुए, बिल्कुल शिक्षा, शिक्षण और अधिगम जुड़े। शिक्षा का उद्देश्य अधिगम है, ना कि केवल शिक्षण। शिक्षण छात्रों को सीखने में मदद करने का एक तरीका है,
जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्या है, मेथड है। लेकिन यह अकेला तरीका नहीं है। शिक्षा आज की दुनिया में हर एक अच्छी चीज की कुंजी है। शिक्षा केवल अतीत और वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की कुंजी भी है। शिक्षा बच्चों को केवल तथ्य नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें सोचने और स्वयं सीखने का तरीका भी सिखाती है। कभी कभी पूछता है शिक्षा से बच्चों में क्या होता है, तो शिक्षा बच्चों को सिर्फ तथ्यों को नहीं रटवाती है, तथ्यों को नहीं सिखाती है, बल्कि उसे सोचने और स्वयं सीखने लायक बनाती है। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। शिक्षा देना, और अगर वो शिक्षा को शिक्षण विधि से दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड से दिया जाए, तो और जो है कुशल शिक्षक होंगे और बच्चे को सीखने में आसानी होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड आने से क्या हो जाता है कि शिक्षा देने वाले और लेने वाले के बीच में क्या होता है, एक सुगमता से एक्सचेंज होता है। अदरवाइज थोड़ा सा सुगमता से नहीं हो, हर एक बच्चे तक आपकी बात नहीं पहुंच पाए, तो ये चीज परेशानी होती है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रगटीकरण है। विवेकानंद कहते कि मनुष्य में पहले से ही ये जो है एक नेचर होता है, सिर्फ उसको प्रतिस्फुटित करना, आगे लाने का काम शिक्षक का है। बहुत सारा है ना, जैसे आपने सुना होगा रामायण की कहानी में हनुमान जी को क्या है कि उसको ज्ञात नहीं कि वो समुद्र लांघ सकता, तो उसको क्या करता, आभास दिलाया जाता था कि आपके पास ये बल है कि आप ये काम कर सकते हो। तो शिक्षक का भी यही काम है कि आपके पास ये क्षमता है कि आप ये एग्जाम पास कर सकते हो। मोटिवेट करना शिक्षक का काम है, उसकी तरीका बताना शिक्षक का काम है। यही शिक्षण विधि है। तो यही है शिक्षा, जो है विवेकानंद की कथनानुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रगटीकरण है। शिक्षा स्वस्थ और शरीर में शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। अरस्तु बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा। हाइनरिक पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। जॉन ड्यूई, शिक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकता है और अपनी संभावना को पूरा कर सकता है। सामाजिक की फवेल का शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करता है ताकि वो बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। फवेल बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी होते, इन्होंने कहा है कि बच्चे का आंतरिक विकास करके बाह्य परिदृश्य से सामंजस्य बैठाना ही शिक्षा है। शिक्षा के थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक प्रक्रिया 3 प्रश्नों पर आधारित होती। क्यों, कैसे और क्या। इनमें क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर दर्शन शास्त्र देता है। क्यों का जवाब दर्शन देता है, कैसे का निर्माण मनोविज्ञान करता है, और क्या का निर्माण सामाजिक आवश्यकता करता है। देखो, क्यों, कैसे और क्या शिक्षा के 3 बेसिक है, पिलर है। क्यों, कैसे, क्या। क्यों का जवाब कौन देगा हमारा, तो दर्शन शास्त्र देगा, फिलॉसफी देगा आपको क्यों का जवाब, और कैसे का जवाब मनोविज्ञान देगा आपको, और क्या का जवाब जो आपको है सोशियोलॉजी देगा, समाजशास्त्र देगा। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं, तो 3 अलग अलग घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अतः शिक्षा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधार पर टिकी होती है। अब इसमें कुछ प्रमुख विचारधाराएं हुई है जिससे रिलेटेड कभी काल कुछ क्वेश्चन पूछ देता है एमसीक्यू बनाने में। पहला विचारधारा जो दार्शनिक धाराएं विचारधाराएं हैं वो है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। बहुत पहले तक आइडियल सबसे ये मूलतः मन और आत्मा पर आधारित, अर्थात आध्यात्मिकता। आइडियोलॉजी, आदर्शवाद जो है आध्यात्मिकता पर आधारित है। सार्वभौमिक मन या ईश्वर को जगत की समझ का केंद्र माना जाता है। मूल शाश्वत, अपरिवर्तनीय और पूर्ण होते हैं, आदर्शवाद का कहना है। मूल को बदला नहीं जा सकता। वास्तविक ज्ञान मन में अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की श्रेष्ठ प्रकृति बौद्धिक संस्कृति, नैतिकता और धर्म के रूप में व्यक्त होती है। प्रमुख प्रवक्ता फवेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद और श्री अरबिंदो है। यानी आदर्श, उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आदर्शवाद के से रिलेटेड शिक्षा शास्त्री कौन कौन थे, या कौन कौन महानुभाव जो महापुरुष थे जिनका लिंक जो है, जिसका जो है रिलेशन आदर्शवाद से रहा। तो उसमें इंडियन में है स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और श्री अरबिंदो। और फॉरेनर जो है पाश्चात्य जो प्रवर्तक है उसमें फ्रोवेल, कांट, प्लेटो। आदर्शवाद का एक ही विचारधारा है, वो क्या है, आध्यात्मिकता। या अध्यात्म पर टिकी विचारधाराएं हैं। इनका कहना है कि प्रकृति कि एक आपका प्रिंसिपल होना चाहिए, नैतिक मूल्य का पतन नहीं होना चाहिए, और ईश्वर के प्रति जो है धर्म के प्रति आस्था यह व्यक्त करता है। सत्यम शिवम सुंदरम जो आप लोग जो सुने थे, तो वो इससे रिलेटेड है।
प्रकृतिवाद, नेचुरलवाद, आध्यात्मवाद का प्रकृतिवाद है। उसमें आध्यात्मवाद में क्या था कि जो गॉड पर गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड, भगवान की आराधना करना, धर्म की रक्षा करना, ये सब चीज था। लेकिन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद में क्या, ऐसा नहीं, प्रकृति के बीच में हरे भरे खेत खलिहान में, जंगल में जाके अपना शिक्षा ग्रहण करे, प्रकृति के बीच में शिक्षा लेना, ये हुआ प्रकृतिवाद। तो आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद है, मानव जीवन प्रकृति का हिस्सा, अपने प्राकृतिक पदार्थ शक्ति नियमों से युक्त, यह भौतिक जगत और पदार्थ पर बल देता, आध्यात्मिक अलौकिकता पर नहीं। ये जो है विद्यमान, जो मौजूद है, उसी पर बल देता है, इसमें आध्यात्म की कोई जगह नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का द्वार है, प्रकृति का ज्ञान का स्रोत है। शिक्षण प्रक्रिया आनंदक और प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। प्रमुख प्रवर्तक जो थे, टैगोर, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर। तो मेन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके प्रमुख थे अपना इंडिया में, और रूसो जो कि और हर्बर्ट स्पेंसर ये कहाँ के थे, पाश्चात्य जो है शिक्षा शास्त्री थे। प्रयोजन है, प्रेगेटिव, ग्रीक शब्द से बना जिसका अर्थ व्यवहार या क्रिया। मुख्य शब्द है उपयोगिता, जो उपयोगी है वही अच्छा है, जो अच्छा है वही उपयोगी है। यह गतिविधि कर्म पर केंद्रित है। जीवन कोई शाश्वत मूल नहीं है, सत्य अनुभव के द्वारा निर्मित होता है। मनुष्य सक्रिय प्राणी है, प्रयोग तथा वैज्ञानिक विधियों से समस्या हल कर सकता है। प्रवर्तक है जॉन ड्यूई, किलपैट्रिक मीड। आजकल जो कह सकते हो, ज्यादातर लोग इसी पर जो धर्म क्रम नहीं मानता या प्रकृति को नहीं मानता है, तो वो प्रयोजन, वो कहता कि सत्य जो है परिवर्तनशील है, परिस्थिति और समय के अनुसार हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। तो ये जो है प्रयोजनवाद का कहना था। ये गतिविधि और कर्म पर, तुलसीदास ने भी कहा था ना, तो जो है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व कार्य, ये कर्म पर केंद्रित गतिविधि है, धर्म पर या प्रकृति पर आधारित नहीं है। और समय के साथ परिवर्तनशील है। यथार्थवाद, रिलीजन, वास्तविक जो विश्वास करता, ज्ञान के निर्माण में अनुभव प्रमाण की भूमिका पर बल देता, वास्तविक मन से स्वतंत्र है और इंद्रिय अनुभव से जानी जा सकती है। निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिव, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता। जॉन पियाजे और जेम्स ब्यूनर के अनुसार अधिगम सक्रिय सूचना प्रसन्न है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन और अभिग्रहण अधिगम के मूल है। नया अनुभव पुराने स्कीमा में समाहित होता और नए स्कीमा बनाकर समायोजित होता है। तो ये निर्माणवाद से रिलेटेड था। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, जीवन में संतुलन मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, सभी मनुष्य के हित और कल्याण पर बल देता है। अधिगम का रूप आत्म साक्षात्कार है, सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक समझ का निर्माण करता है। तर्कवाद, तर्कवादी मानते कि हमारी अवधारणा और ज्ञान इंद्रिय अनुभव से स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त हो सकते हैं। अनुभववादी मानते हैं कि इंद्रिय अनुभव ही सभी अवधारणाओं का ज्ञान का अंतिम स्रोत है। अस्तित्ववाद, एक्जिस्टेंशलिज्म, व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और चुनाव पर बल देता है, व्यक्ति के अद्वितीय अनुभव और उसकी जिम्मेवारी को महत्व देता है। व्यवहारवाद मानता है कि शिक्षार्थी एक निष्क्रिय जीव है जिससे नए व्यवहार सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अधिगम को प्रेक्षणीय व्यवहार में परिवर्तन से समझाया जाता है। ईएल थॉर्नडाइक ने 2 नियम देते, अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रतिक्रिया को दोहराने से उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध मजबूत होता है। प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट, सुख और दुख भविष्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान मानता है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। मानवता मानता है कि संपूर्ण अपने भाग से योग से बड़ा होता है। उदाहरण, मानव शरीर के कोशिकाओं का उत्तक अंग और पर्णलियों से बना है, इनका योग शरीर से छोटा है क्योंकि सभी भाग परस्पर जुड़े हुए हैं। शिक्षा के प्रकार 2 तरह से होता है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल पूर्व नियोजित, प्रत्यक्ष और संगठित होती है, विद्यालय और महाविद्यालय जैसी संस्थानों में दी जाती है। निश्चित अवधि और पाठ्यक्रम होता है, प्रशिक्षित और योग शिक्षक द्वारा दी जाती है। अनुशासन कठोर होता है, विभिन्न स्तरों पर होती है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, ये सब क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। कॉलेज में आप पढ़ते हो, ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है। जॉर्ज स्टाइन का कथन है, केवल विद्यालयों में ही शिक्षित बच्चा वास्तव में अशिक्षित है। यह पूर्व नियोजित नहीं है, स्वतः अस्फुट और अप्रत्यक्ष होती है। दैनिक गतिविधियां अनुभव और परिवार समुदाय में जीवन से प्राप्त होती है, कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होते। पेस्टोलॉजी के अनुसार माता पिता प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम अनौपचारिक शिक्षक होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कॉलेज महाविद्यालयों से नहीं, समाज से सीखी जाती है और कई ढंग से सीखी जा सकती है, डिफरेंट कल्चर से आती है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। नॉन फॉर्मल, अब है नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक शिक्षा। शिक्षा आजीवन प्रक्रिया है, जीवन कार्य से जुड़ी होती है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच लचीली प्रणाली, जानबूझकर नियोजित, संगठित, व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है। कठोर नियम, आयु, चरण या समय सारणी नहीं होती है। उदाहरण, वयस्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा।
तीन प्रकार के औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक आधुनिक शिक्षा में अपना अपना महत्व रखती है। एकीकृत कर शिक्षा को समग्र और व्यापक बनाना आवश्यक है। यानी एजुकेशन का तीन टाइप्स हो गया यहाँ, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये तीन भी क्वेश्चन आ सकता है। गैर औपचारिक, उद्देश्य और लक्ष्य। आज की स्थिति में कोई भी शिक्षा के भी राष्ट्र अत्यधिक शिक्षित और कुशल जनशक्ति के बिना सामाजिक आर्थिक कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के कार्य उद्देश्यों का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि विषय वस्तु, शिक्षण विधि, अनुशासन, मूल्यांकन सभी इससे जुड़े हैं। हैविंग हस्ट और न्यू गार्टन ने के अनुसार शिक्षा प्रणाली के दो प्रमुख कार्य, समाज को जैसा वैसा प्रतिबिंबित करना, समाज का स्त्रीकरण करना, सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना और समाज के विचारों को लागू करने की शक्ति होना। तो इस तरह से आज आपका जो था शिक्षा से रिलेटेड कुछ सिद्धांत थे और उससे रिलेटेड कुछ चीज देखा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन चूंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया आज। अब इसके बाद हम लोग पहला यूनिट 1 जो है मेरा है, सिलेबस डिस्कस हो सका है, शैक्षणिक विचारधारा है, उसकी महत्ता, सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। एक लेक्चर इसमें होगा तो और कुछ मूल्यांकन प्रणाली से रिलेटेड हम लोग करेंगे और इस पर हम लोग अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो ज्यादा जरूरी है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा वो लाइव होगा, यूट्यूब पे लाइव हम आएंगे। एक लेक्चर इसमें और होगा तो मूल्यांकन सिस्टम से लेके हम रिलेटेड अपलोड करेंगे। तो यूनिट 1 का मेरा काम हो जाएगा, तब हम यूनिट 2 में रिसर्च में चले आएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए